नमस्कार दोस्तों, सुप्रभातम। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की ताजा खबर में। चलिए शुरू करेंगे हम ग्लोबल इकोनॉमिक के साथ। मेनली स्टॉक वाइज न्यूज होगी क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स एंड इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स कल बहुत सारे कंपनीज ने दिए, तो मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट्स कवर हो, ताकि सारे इंटरेस्टिंग जो रिजल्ट्स रहे हैं वो आप तक पहुंचे। तो ग्लोबल न्यूज के साथ शुरुआत करते हैं। यूएस इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे। यूएस इकोनॉमी कल, यूएस मार्केट्स कल जब शुरू हुए तो एक पॉजिटिव नोट पर शुरू हुए। एंड उसका रीजन है कि सेमीकंडक्टर कंपनीज में एक अच्छी रैली नजर आ रही थी। कुछ इकोनॉमिक डेटा जो आया है वो भी थोड़ा सा पॉजिटिव आया है, तो रिसेशन का डर थोड़ा बहुत जो इकोनॉमी को लग रहा था वो अब काफी कम हो गया है। S&P 500 0.3% से ऊपर रहा था जब मार्केट्स ओपन हुए तो, एंड एक न्यू इंट्राडे रिकॉर्ड पर पहुंच गया है। डाउ जोन्स जो इंडस्ट्रियल एवरेज है वो भी 0.3% से ऊपर रहा। नैस्डैक थोड़ा ज्यादा ऊपर था, 0.6% से ऊपर था। मेनली टेक स्टॉक्स होते हैं नैस्डैक में, एंड सेमीकंडक्टर ड्रिवन रैली होने की वजह से ये सारे स्टॉक्स कल ज्यादा ऊपर रहे थे। एनवीडिया का स्टॉक जो है वो भी 3% से ऊपर था एक पॉइंट पर, एंड इट रीच इट्स ऑल टाइम हाई। तो मेनली ताइवान सेमीकंडक्टर कंपनी जो है TSMC, उनके कुछ नंबर्स आए थे, उसको मैं अलग से अलग न्यूज में कवर करूंगा। मेनली यूएस इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीजों की वजह से एक ऑप्टिमिज्म रहा था। इकोनॉमिक डेटा जो आया उसमें यही दिखा कि सितंबर के जो रिटेल सेल्स है वो 0.4% से बढ़ गए। एंड जो एक कंसेंसस एस्टिमेट था, यानी जो एक्सपर्ट्स को लगा था कि जिस परसेंट से बढ़ेगा वो 0.3 था, तो 0.3 के मुकाबले 0.4 से बढ़ गए। तो एक थोड़ा सा बेटर देन एक्सपेक्टेड कंज्यूमर स्पेंडिंग रहा। तो ऑब्वियसली इससे थोड़ा ऑप्टिमिज्म मार्केट में ज्यादा दिखा। यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने एक और बार रेट कट कर दिया है, तो इस वजह से यूरोपियन स्टॉक्स भी कल रैली कर रहे थे। एंड ये एक बैक टू बैक रेट कट है जो 13 साल में पहली बार ECB ने किया है, यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने किया है। 25 बेसिस पॉइंट से रेट कट कर दिया है। मेनली जो चीजें देखकर वो ये कॉन्फिडेंस लाए हैं कि रेट कट्स कर सकते हैं, वो यही है कि इन्फ्लेशन काफी ज्यादा कूल होने लगा है यूरो यूरो एरिया का। सो जो सितंबर में आंकड़े आए उसमें इन्फ्लेशन का नंबर 1.8% था। ECB का टारगेट 2% है। तो जब इन्फ्लेशन कंट्रोल में आता हुआ दिख रहा है तो जो सेंट्रल बैंक है उनको भी थोड़ा कॉन्फिडेंस मिल रहा है कि वो रेट कट्स यहाँ पर कर सके, ताकि ग्रोथ जो है वो ग्रोथ का इंजन वापस से शुरू वो कर सके। ECB ने कहा था कि डिसइंफ्लेशनरी प्रोसेस जो है, यानी इन्फ्लेशन कम करने की जो प्रोसेस है वो फिलहाल अच्छी चल रही है। एंड रिसेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी के इंडिकेटर्स देखकर उन्होंने ये डिसीजन लिया है कि करंटली रेट कट्स करना एक बेटर आउटलुक है। TSMC की बात करनी होगी। ताइवान सेमीकंडक्टर में जो कंपनी है, उन्होंने एक बुलिश आउटलुक दिया है। एंड उनके Q3 कैलेंडर ईयर Q3 के नंबर्स आए हैं, जो बहुत ही अच्छे नंबर्स है। TSMC ने रिपोर्ट किए हैं 54% जंप इन क्वार्टरली प्रॉफिट्स। जो AI की चिप्स है उसकी डिमांड बहुत स्ट्रांग नजर आई है। मेजर क्लाइंट जिनको ये कंपनी सर्व करती है दैट इंक्लूड्स एप्पल एंड एनवीडिया। तो ये सारे कंपनीज से आने वाली डिमांड की वजह से TSMC में भी काफी ज्यादा बूस्ट उनके नंबर्स पे दिखी। कैपिटल स्पेंडिंग जो है वो इस कंपनी की एक्सपेक्टेड है कि $11.5 बिलियन होगी इस क्वार्टर में। आप स्केल का अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कंपनी कितनी बड़ी है, कि एक क्वार्टर में इन्हें लगभग $12 बिलियन, जो लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का केपेक्स सिर्फ ये एक क्वार्टर में कर रहे हैं यहाँ पर। एंड जो 2024 की रेवेन्यू ग्रोथ है वो उनका अंदाजा है कि 30% से इंक्रीज होगी कंपेयर टू 2023। प्रीवियस गाइडेंस इनका mid-20% का गाइडेंस था, तो वो अब उन्होंने 30% कर दिया है। स्ट्रॉन्ग ग्रोथ जो आउटलुक है उससे यही दिख रहा है कि AI रिलेटेड चिप्स की डिमांड बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ही एक कंसिस्टेंट डिमांड यहाँ पर नजर आ रही है। एंड कंपनी $65 बिलियन 3 नए फैक्ट्रीज में भी इन्वेस्ट कर रही है, जो एरिजोना में होंगे, यानी US में ही होंगे। लेकिन मेजोरिटी ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का अभी भी ताइवान में ही होगा, ये उन्होंने यहाँ पर बताया है। अब इंडियन इकोनॉमी की कुछ न्यूज की बात करते हैं। इंडिया का जो CDMO इंडस्ट्री है, यानी कॉन्ट्रैक्ट ड्रग मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस, जो दूसरों के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर ड्रग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो इंडिया का जो CDMO इंडस्ट्री है वो दुनिया का 10% के लिए अकाउंट फॉर कर सकता है बाय 2033, ऐसा एक मैकिन्से के सर्वे ने कहा है। तो 8 to 10% तक का कंट्रीब्यूशन सिर्फ इंडिया का यहाँ पर हो सकता है। तो बहुत वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंडियन कंपनीज का CDMO बिजनेस काफी ज्यादा बढ़ सकता है अगले 7 से 8 सालों में।
सीडीएमओ मेनली सर्विस प्रोवाइड करते हैं ड्रग डेवलपमेंट से लेकर मैन्युफैक्चरिंग की, जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज को देते हैं। अगर एग्जांपल देना हो तो इंडिया में सिंजिन एक सीडीएमओ बिजनेस चलाता है। जो सर्वे उन्होंने किया, मैकिन्सी ने जो सर्वे किया, उसमें 20 ग्लोबल सीडीएमओस का उन्होंने सर्वे किया। एंड उसी से उनको ये अंदाजा लगा कि इंडिया एक मेजर मार्केट यहाँ पर बनेगा। ग्रोथ जो है वो इसी से इवॉल्व होगी कि जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप इंडिया के फेवर में है। जो यूएस बायोसिक्योर एक्ट है, उन्होंने रिसेंटली ही इंडियन कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एंड ड्रग मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो उनके रिलेशंस है, उसमें वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 20 to 40% का नया बिजनेस ये सारे चेंजेस से आने वाला है। ग्लोबल फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो है वो इंक्रीजिंगली इंडिया को व्यू कर रहे हैं एक बहुत ही अच्छा डेस्टिनेशन जहां पर वो आउटसोर्सिंग कर सकते हैं। एक तो कॉस्ट्स भी बेटर पड़ती है उनको, एंड आर एंड डी जैसी चीजों में जो एक बहुत प्रीमियम लेवल का खर्चा ये सारे कंपनीज को अगर यूएस में करना पड़ता है, तो वो उनको काफी चीपर अल्टरनेटिव्स अगर वो आउटसोर्स कर दे तो इंडियन कंपनीज के द्वारा करने मिल जाता है। सो इसीलिए ग्लोबल फार्मास्यूटिकल कंपनीज इंक्रीजिंगली इंडिया की तरफ देख रही है कि यहाँ पर एक बेटर आउटसोर्सिंग डेस्टिनेशन इंडियन सीडीएमओ कंपनीज हो सकते हैं। अब बात करेंगे स्टॉक वाइज न्यूज की। काफी सारे रिजल्ट्स हैं, तो एक एक करके सारे रिजल्ट्स को हम कवर करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले नेस्ले इंडिया की बात होगी। ओवरऑल हम हमें अंदाजा लगाना हो तो एक नेगेटिव रिजल्ट ही रहा कंपनी के लिए। कमोडिटी के प्राइसेस काफी ज्यादा रहे, जिससे टोटल कॉस्ट्स कंपनी के बढ़ गए, इसलिए मार्जिन कम हो गए एंड इसलिए प्रॉफिटेबिलिटी ओवरऑल अफेक्ट हुई। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट कंपनी का लगभग 900 करोड़ का रहा इस क्वार्टर में। रेवेन्यू अगर देखें इस क्वार्टर का, तो वो सिर्फ 1.33% से इंक्रीज हुआ है कंपेयर टू Q2 ऑफ FY24। डोमेस्टिक सेल्स में 1% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है, एक्सपोर्ट 3% से ऊपर रहे। एबिटडा मार्जिन थोड़ा सा घट गया है कंपनी का, 150 बेसिस पॉइंट से कम हो गया है, यानी 23.3% हो गया है। मेनली जो कमोडिटी प्राइसेस थे, जैसे कॉफी, कोको, सीरियल्स, एडिबल ऑयल्स, ये बढ़ने की वजह से कंपनी के मार्जिन पर ज्यादा असर पड़ा है। मैगी नूडल्स जैसे प्रोडक्ट्स ने काफी अच्छा वॉल्यूम ग्रोथ देखा इस क्वार्टर में। जो नेस्ले के टॉप 12 ब्रांड्स है, उसमें से पांच जो ब्रांड्स है, उसमें डबल डिजिट की ग्रोथ देखी गई इस क्वार्टर में। बट स्टिल रेवेन्यू ग्रोथ उससे कुछ ज्यादा नहीं आ पाई है। नेस्ले ने कहा है कि ई कॉमर्स की वजह से कंट्रीब्यूशन कंपनी का 8.3% रहा टू द डोमेस्टिक सेल्स। तो क्लियरली हमने ऑलरेडी डीमार्ट का रिजल्ट देखा। उसके बाद रिलायंस रिटेल ने तो खैर ज्यादा ज्यादा कलर दिया नहीं है ऑनलाइन सेल्स पर डीमार्ट ने क्लियरली ये बताया था कि क्विक कॉमर्स जैसी चीजें जो है वो उनको इम्पैक्ट कर रही है। नेस्ले ने भी अब अलग से बताना शुरू किया है कि ई कॉमर्स से उनका सेल्स कितना आ रहा है, एंड ये आंकड़ा बढ़ते जा रहा है। तो क्लियरली एक स्ट्रक्चरल चेंज हमें इंडस्ट्री में देखने को यहाँ पर मिल रहा है। अगला रिजल्ट जिसे हम डिस्कस करेंगे वो है एक्सिस बैंक का। Q2 FY25 के रिजल्ट्स आए हैं। ओवरऑल कहा जाए तो रिजल्ट अच्छे आए हैं कंपनी के। नेट प्रॉफिट बैंक का इंक्रीज हुआ है बाय 18%, एंड ये आंकड़ा पहुंच गया है 6,918 करोड़ का। नेट इंटरेस्ट इनकम 9.5% से बढ़ गया है इस क्वार्टर में। लोन ग्रोथ 11% की है ईयर ऑन ईयर, 2% की है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो लोन ग्रोथ का जो नंबर है वो एक ठीक ठाक नंबर रहा है, ऐसा कह सकते हैं हम। डिपॉजिट की ग्रोथ सिर्फ 14% है, तो ये थोड़ा सा एक चिंताजनक आंकड़ा है उनके लिए, क्योंकि बहुत सारे बैंक्स करंटली डिपॉजिट ग्रोथ पर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, क्योंकि डिपॉजिट ग्रोथ ही लैगिंग पॉइंट है मेजॉरिटी बैंक्स एंड एनबीएफसीज का पिछले 1-1.5 सालों से। इंडियन बैंक के लोन्स, इनके सारे जो लोन्स है वो डबल डिजिट रेट से ग्रो तो कर रहे हैं अप्रैल 2022 से, मेनली बिकॉज ऑफ हायर कंज्यूमर स्पेंडिंग, अगर हम सारे इंडियन बैंक्स को एक साथ देखें तो। लेकिन डिपॉजिट ग्रोथ का ही इशू है। एसेट क्वालिटी की बात करें तो वो इम्प्रूव हो गया है बैंक का टू 1.44% फॉर दिस पर्टिकुलर क्वार्टर, जबकि पिछले साल के सेम क्वार्टर में ये 1.54% था। इन्फोसिस के Q2 रिजल्ट्स की बात कर लेते हैं। कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ 3.8% की रही ऑन ऑन क्वार्टर बेसिस। एबिटडा मार्जिन कंपनी का फ्लैट रहा। गाइडेंस थोड़ा सा रेज कर दिया है कंपनी ने। आईटी कंपनीज में जनरली गाइडेंस का बढ़ना कम होना डबल डेसिमल पॉइंट्स में होता है, बहुत ही हल्का सा गाइडेंस चेंज हमेशा देखने मिलता है, तो वही यहाँ पर भी हुआ है। जो रेवेन्यू गाइडेंस है FY25 का, वो उन्होंने अब बताया है 3.75 से 4.5। पहले उन्होंने बताया था 3 to 4% का, जो उन्होंने Q1 FY25 में बताया था, तो वहां से थोड़ा सा रेज उन्होंने गाइडेंस का कर दिया है। तो रिवीजन, जो अपवर्ड रिवीजन हुआ है, उससे ये नजर आ रहा है कि क्लाइंट स्पेंडिंग इंप्रूव हुआ है एंड
बचे हुए हाफ ईयर में होगा। सेकेंड अपवर्ड गाइडेंस दे दिया है कंपनी ने इन द फाइनेंशियल ईयर। कंपेयर टू टीसीएस एंड एचसीएल टेक एंड इन्फोसिस, ये ओवरऑल परफॉर्मेंस मेट्रिक्स इन्फोसिस के इस क्वार्टर में थोड़े से बेटर रहे हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। रेवेन्यू इस क्वार्टर के लिए 5% से इंक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग मार्जिन का गाइडेंस कंपनी ने मेंटेन रखा है एट 20 से लेकर 22% का। जो कंपनी ने एक 100% फ्री कैश फ्लो कन्वर्जन टू नेट प्रॉफिट्स इस क्वार्टर में अचीव कर लिया है। लेकिन कंपनी के जो एडीआर है यानी अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स है, वो रिजल्ट के बाद यूएस में थोड़े से डिक्लाइन हुए थे कल। एक और आईटी कंपनी के रिजल्ट की बात करते हैं। विप्रो के Q2 रिजल्ट्स आए, एक्सपेक्टेशंस से बेटर रिजल्ट थे ओवरऑल अगर हम देखें, लेकिन गाइडेंस ने थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया है। तो बिकॉज गाइडेंस इतना इंपॉर्टेंट है आईटी कंपनीज में, तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि ओवरऑल नेगेटिव रिजल्ट्स ही रहे। हालांकि 21% से कंपनी का ईयर ऑन ईयर नेट प्रॉफिट ग्रो हुआ है इस क्वार्टर में, 6.8% से क्वार्टर ऑन क्वार्टर हुआ है। ऑपरेटिंग मार्जिन थोड़े से बेटर आए हैं इस क्वार्टर में, एंड इसी वजह से इम्पैक्ट कंपनी के बॉटम लाइन पर ज्यादा प्रोनाउंस्ड दिख रहा है। हालांकि रेवेन्यू ज्यादा बड़ा नहीं है कंपनी का, इनफैक्ट डाउन ही है 1% से, ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू डाउन है, एंड 1.5% से क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर बढ़ गया है रेवेन्यू। कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ 0.6% की है सीक्वेंशियली, यानी Q1 से कंपैरिजन के कंपैरिजन में 0.6% से बढ़ी है। फोरकास्ट आईटी सर्विसेज रेवेन्यू का लगभग टू बिलियन डॉलर्स से लेकर $2.6 बिलियन के आसपास का है, एंड ये बताता है कि एक सीक्वेंशियल डिक्लाइन गाइड किया है कंपनी ने, डिक्लाइन ऑफ -2% से लेके 0% तक। तो ग्रोथ तो आने वाली नहीं है, ऐसा गाइडेंस में क्लियर होता हुआ दिख रहा है। कंटिन्यूड एक्सपांशन कंपनी के टॉप अकाउंट्स का अभी भी नजर आ रहा है, एंड एक सस्टेन मोमेंटम है। कंपनी ने बताया है कि उनकी कमिटमेंट है कि जो क्लाइंट्स के स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज है उस पर ज्यादा फोकस करें, एंड एक स्ट्रॉन्ग एआई पावर्ड सेटअप वो अपने क्लाइंट्स को प्रोवाइड कर सके। अगर कंपनी के वर्टिकल्स की बात करें तो 4 में से 3 मार्केट्स जो है उसमें ग्रोथ देखी गई, जिसमें बीएफएसआई आता है, कंज्यूमर गुड्स का जो मार्केट है वो आता है, एंड टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर आता है। हैवेल्स के Q2 रिजल्ट्स आए, नेट प्रॉफिट बढ़ा है बाय 7.5%। ये काफी कम है बिकॉज मार्जिन्स ने क्लियरली एक बहुत बड़ा हिट ले लिया है, क्योंकि रेवेन्यू ग्रोथ कंपनी की अराउंड 16% की है। तो 16% की रेवेन्यू ग्रोथ लेकिन बॉटम लाइन से 7% से बढ़ी है। इसका मतलब है कि मार्जिन्स में एक काफी गिरावट हमें दिखने को मिली है, एंड वो क्लियर है बिकॉज पिछले कुछ महीनों से कॉपर के प्राइसेस बहुत बढ़े हैं, एंड हैवेल्स जैसी कंपनी, आगे हम पॉलीकैब के रिजल्ट्स की भी बात करेंगे, तो पॉलीकैब हैवेल्स जैसी कंपनीज जो वायर्स बनाती है, वायर्स एंड केबल्स बनाती है, तो उनको बढ़ते कॉपर प्राइसेस का बहुत बड़ा असर पड़ता है, वो उनके मार्जिन्स पर एक मेजर हिट ले लेता है हमेशा। तो एक्सपेक्टेशन तो थी कि मार्जिन्स गिरेंगे क्योंकि कॉपर के प्राइसेस बढ़ते हुए दिख ही रहे थे, पर जो डिक्लाइन है इनके नंबर्स में वो एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा ज्यादा है। ओवरऑल अगर हम कहें तो ओवरऑल एक नेगेटिव कलर ही है हैवेल्स के रिजल्ट्स का, और वो उनके स्टॉक प्राइस पर भी दिखा रिजल्ट्स अनाउंस होने के बाद। कंपनी ने ओवरऑल मोस्ट सेगमेंट्स में ग्रोथ दिखाई है, लेकिन रेवेन्यू में ग्रोथ होने के बाद भी मार्जिन्स में डिक्लाइन काफी बड़ा है। 150 से लेकर 550 बेसिस पॉइंट्स तक का डिक्लाइन मार्जिन्स में देखा गया है अक्रॉस द सेगमेंट्स। कंपनी के पास लॉयड एसी का जो एसी सेगमेंट है वो भी है, जहां पर लॉसेस थोड़े से नैरो हो गए हैं। ये एक लॉस मेकिंग बिजनेस है कंपनी के, लेकिन लॉसेस यहाँ पर थोड़े कम होते जा रहे हैं। मेनली अगर हम सेगमेंटल बेसिस पर एनालाइज करें, बिकॉज कंपनी के काफी सारे सेगमेंट्स है, केबल्स एंड वायर्स तो सिर्फ एक ही सेगमेंट है उसमें से। तो केबल्स एंड वायर्स में रेवेन्यू 23% से बढ़ा है, लेकिन इबिट जो है, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, वो डिक्लाइन हो गया है। तो रेवेन्यू बढ़ने के बाद भी इबिट डिक्लाइन हुआ है, तो आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा मार्जिन में कॉन्ट्रैक्शन केबल्स एंड वायर्स बिजनेस में दिखा है। स्विच गियर का बिजनेस में सिर्फ 3% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखा। लॉयड जो एसी बिजनेस है उसमें रेवेन्यू इंक्रीज 19% का दिखा, एंड लॉस यहाँ पर थोड़ा सा सिग्निफिकेंटली नैरो हो गया है इस क्वार्टर में। पॉलीकैब के रिजल्ट की बात करते हैं। Q2 रिजल्ट्स पॉलीकैब के भी आए। रेवेन्यू ग्रोथ 30% की रही, लेकिन पैट ग्रोथ सिर्फ 3.4% की है। तो यहाँ पर भी ज्यादा मार्जिन पर असर हुआ है। एक तो पॉलीकैब वायर्स एंड केबल्स में मोर देन 80% उनका रेवेन्यू वायर्स एंड केबल से ही आता है। तो मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन का बहुत बड़ा इंपैक्ट पॉलीकैब जैसे कंपनी में दिखेगा कंपेयर टू हैवेल्स, जहां पे सेगमेंट्स ज्यादा डाइवर्सिफाइड है उनके। तो
वही वही चीज हमें रिजल्ट में भी दिखी। प्रॉफिट सिर्फ 3.4% से बढ़ा है इस क्वार्टर में। इनफैक्ट कंपनी की मैनेजमेंट ने जो स्टेटमेंट दिया, कमेंट्री दी, उसमें कंपटीशन भी एक रीजन बताया है। तो बढ़ते हुए कॉपर प्राइसेस एंड कंपटीशन बढ़ने की वजह से अगर आपको कॉम्पिटिटर्स को अंडरकट करना है तो ऐसे में आपके मार्जिन्स तो और भी डिक्लाइन होंगे। एंड वही इनके नंबर्स से दिख रहा है। टोटल एक्सपेंसेस कंपनी के 35% से बढ़ गए, जो रेवेन्यू ग्रोथ से ज्यादा बढ़े हैं। तो इसी वजह से मार्जिन भी हिट हुए हैं। जो हाई मार्जिन रिटेल बिजनेस है उनका, वहां से कंट्रीब्यूशन लोअर रहा, तो वो भी सेल्स मिक्स को अफेक्ट कर गया, तो उस वजह से भी बॉटम लाइन आपकी अफेक्ट होती है। एंड वही पॉलीकैब के रिजल्ट्स में भी दिखा। ओवरऑल डिमांड पर्सपेक्टिव केबल्स एंड वायर्स बिजनेस में काफी स्टेडी है, ऐसा कंपनी ने कहा है। गवर्नमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स जो है, राइजिंग रियल एस्टेट डिमांड है, ये सारी चीजें कंट्रीब्यूट कर रही है टू दी इंक्रीजिंग टॉप लाइन। हैवेल्स का जो केबल्स एंड वायर्स बिजनेस है वो एक कंपेरेटिव बिजनेस है, तो हमने दोनों के जो सेम बिजनेस है उसमें एक सिमिलर कलर देखा कि मार्जिन्स पर बहुत बड़ा असर इस क्वार्टर में पड़ता हुआ दिखा है। जोमैटो का बोर्ड इज कंसिडरिंग रेजिंग फंड्स वाया QIP अहेड ऑफ द Q2 रिजल्ट्स। ये कंपनी का फर्स्ट फंड रेजिंग होगा इफ इट इज अप्रूव्ड बाय द बोर्ड सिंस द स्टॉक मार्केट लिस्टिंग जो कंपनी ने अचीव किया था। तो अब तक कंपनी ने अमाउंट डिस्क्लोज नहीं की है। एंड ऐसा बताया जा रहा है कि 22 अक्टूबर को जो मीटिंग होगी उनकी, वहां पर ये कंसिडर किया जाएगा कि आगे चलकर उनको QIP के थ्रू पैसे रेस करने हैं या नहीं करने हैं। बोर्ड मीटिंग में उनके Q2 रिजल्ट्स भी अप्रूव होने वाले हैं। करंटली जोमेटो इज इन न्यूज बिकॉज उनका जो मेजर राइवल है दैट इज गोइंग टू डू एन IPO। स्विगी का IPO इज एक्सपेक्टेड सून। ऐसा माना जा रहा है, ऐसा अंदाज लगाया जा रहा है कि जो QIP जोमेटो कर रहा है वो अपना वॉर चेस्ट बढ़ाने के लिए कर रहा है। जब स्विगी भी फंड रेस करेगा IPO में, तो ऑब्वियसली जोमेटो भी चाहता है कि उनके पास भी एक वॉर चेस्ट रेडी हो, ताकि जो भी स्पेंडिंग वॉर होना हो वहां पर जोमेटो भी इट कैन कम आउट अगेंस्ट स्विगी फॉर दैट स्पेंडिंग। अगर हम देखें कि कंपनी के पास कितनी कैश है अभी, तो जोमेटो के पास ऑलरेडी 12,500 करोड़ की कैश तो है। तो इसके बावजूद अगर कंपनी एक QIP करने जा रहा है जहां से वो पैसे रेस करेंगे, तो क्लियरली उनके केपेक्स प्लान्स काफी प्रोमिनेंट है, जो शायद हमें जब Q2 के रिजल्ट्स आएंगे तब पता चलेंगे। रिसेंटली उनके CEO दीपेंद्र गोयल ने ये कहा था कि वो आगे चलकर जब इवेंट और टिकटिंग बिजनेस में जाने वाले हैं, तब वो ये भी कंसिडर करेंगे कि वो स्टेडियम्स में केपेक्स करेंगे, ताकि वहां पर वो अपने इवेंट्स जो है वो कंडक्ट कर सके, उसके टिकट्स बेच सके। तो काफी सारे प्लान्स हैं उनके। बहुत जल्दी जल्दी चेंज होने वाला बिजनेस है ये। तो हमें काफी नजर रखनी होगी कि इनके Q2 रिजल्ट्स के बाद मैनेजमेंट क्या बताती है कि वो आगे कहाँ कहाँ पैसे स्पेंड करना चाहेंगी एंड कैसे कैसे वो अपना मार्केट शेयर बाकी सेगमेंट्स में बढ़ाना चाहेंगी। ये एक देखने वाली बात होगी जब इनका रिजल्ट आएगा। तो यहीं पर हमारी न्यूज समाप्त होती है। आज के वीडियो में आपके लिए बिलीव इट और नॉट लाया हूं। ये बिलीव इट और नॉट है सऊदी से। तो एक बहुत ही अजीब और चौंकाने वाला स्टैट मैंने देखा। तो सऊदी अरेबिया जो है वो एक मेगा सिटी बिल्ड कर रहा है जिसका नाम है नियोम, NEOM। ये एक सिटी है जो वो शुरू से कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं अभी। एंड ऐसा माना जा रहा है कि जो कंस्ट्रक्शन, जिस जिस स्केल का कंस्ट्रक्शन सऊदी अरेबिया इस सिटी में कर रहा है, दे आर करंटली यूजिंग 20% ऑफ द स्टील ऑफ ऑल स्टील इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया का 1/5 स्टील ये एक सिटी में, ये पूरी सिटी बिल्ड करने में यूज हो रहा है, ऐसा एक स्टैट सामने आया है। तो ये जो सिटी है, ये पूरी सिटी एक डेजर्ट में है करेंटली, एंड इसको बिल्ड किया जा रहा है। एंड ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि 2045 में ये सिटी कंप्लीट होगी। एंड $1.5 ट्रिलियन इस प्रोजेक्ट पर खर्च होने वाले हैं। कुछ चीजें ऐसी है कि ऑलरेडी ये बताया जा रहा है कि प्रोजेक्ट बहुत डीले में है, बहुत मिसमैनेजमेंट ऑलरेडी हो रहा है, पर उनके प्लान्स काफी बड़े हैं। अगर आपको देखना हो तो आप गूगल पर जाकर नियोम सिटी के बारे में देख सकते हो। आप बहुत सारे ऐसे चौंकाने वाले पिक्चर्स है जहां पर लिटरली डेजर्ट में सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट एक सिटी कंस्ट्रक्ट करने की शुरुआत ऑलरेडी कर चुकी है। एंड उनके प्लान्स काफी बड़े हैं कि 20 साल में ये सिटी कितनी बड़ी होगी। तो इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा एंड शेयर भी करें वीडियो को विथ मैक्सिमम पीपल। अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसी वीडियोस के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।